आज आपका इंग्लिश का जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट चैप्टर है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है, इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वही बात के आपको रट्टा करना पड़ेगा। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वही है। ओरल कम्युनिकेशन यानी कि आप किसी से बात किस तरीके से करते हो, ठीक है। और स्पेशली क्योंकि हमने ये पढ़ना होता है नर्सिंग में हमने ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा वास्ता बहुत लोगों से पड़ता है। आपके पास पेशेंट्स आएंगे, आप उनको डील करेंगे, उनके फैमिली से बात करेंगे। तो इस चैप्टर का मकसद ये है कि आपको बात करना आना चाहिए कि लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ, उनके फैमिली के साथ बात कैसे करेंगे। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं, जैसे नॉर्मली एक बंदा अगर दूसरे से बात कर रहा है तो कैसे, फ़ोन पे बात करोगे तो कैसे। आप इसको नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो और नर्सिंग फील्ड में है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और ओरल कम्युनिकेशन इसमें अगर मैं आपको ऐसे उर्दू में बताऊंगा तो वो तो हर बंदे को आप पता होता है कि बात कैसे करनी होती है, लेकिन इंग्लिश के अल्फाज है तो वो बस याद रखने होते हैं। जैसे आप किसी से मिलेंगे तो क्या कहना चाहिए, क्या इंग्लिश में क्या करें, वही सारी चीज़ें, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि ओरल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। यानी आप पीपीटी है ना आपके पास, पीपीटी खोल लें। अच्छा, तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ थ्रू स्पोकन वर्ड्स। यानी इसमें आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं थ्रू स्पोकन वर्ड्स। अब इसमें स्पोकन वर्ड्स का जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आप बोलते हुए, यानी क्या चीज़ आप अपने मुंह से बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पीकिंग कर रहे हो, ठीक है। जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं यानी कि बोलने की बात हो रही है, वरना कम्युनिकेशन में रिटन भी आता है। या फिर आप किसी को कोई, जैसे बंदा फॉर एग्जांपल कोई बंदा बात नहीं कर पाता, गूंगा है, तो वो आपको कोई बात इशारे से समझाएगा, तो उसमें वो ओरल कम्युनिकेशन नहीं होती। आपका एफओएन में भी एक चैप्टर है कम्युनिकेशन के नाम से, पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? कम्युनिकेशन के नाम से एक चैप्टर है, उसमें आप डिटेल से पढ़ोगे। इसमें जो इसकी डेफिनेशन है ना, असल में ओरल का मतलब होता है हमारी माउथ, ठीक है। यानी आप इसको वो कम्युनिकेशन समझेंगे, बात करने का वो तरीका जिसमें हमारा बोलना ज़रूरी है। कोई हम चीज़ लिख के नहीं दे रहे बंदे को, कोई इशारे से नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। या इस तरह का कोई जेस्चर, कोई भी इस तरह का कुछ नहीं करते कि उसमें हमारी ज़बान और हमारे अल्फाज शामिल ना हो। यानी हर वो काम या बोलने का वो तरीका जिसमें स्पीकिंग शामिल हो, तो वो ओरल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं आपसे बात करूँगा तो किसी मकसद के हवाले से करूँगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हम एक्सचेंज करते हैं। आप मुझसे पूछेंगे कुछ, मैं आपको बताऊँगा, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, ठीक है। इसी तरह आइडियाज़, मैं आपको अपना कोई आइडिया देना चाहता हूँ कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा करें, या आप अगर ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोई भी आइडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, यानी बातचीत करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें आपने ओरल कम्युनिकेशन की जब भी बात होती है। अच्छा, इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वर्बल का मतलब होता है हर वो चीज़ जो आप अपने मुंह से बोलें, ठीक है, वर्बल। तो ओरल का मतलब भी माउथ होता है, वर्बल का मतलब भी माउथ होता है, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बोलने वाले अल्फाज, या ओरल कम्युनिकेशन जिसमें आप बातचीत करें, ठीक है। तो इसमें आपके स्पोकन यानी कि स्पीकिंग होगी, बातचीत होगी, बोलना होगा। तो ये आपने याद रखना है कि ओरल कम्युनिकेशन, या फिर अगर कम्युनिकेशन का कोई दूसरा टाइप आपको बताया जाए तो इसमें फ़र्क क्या हो। जैसे आपको बताया रिटन कम्युनिकेशन, तो रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास ये चीज़ स्पोकन वर्ड्स नहीं होंगे, उसमें कुछ राइटिंग की बात हो रही होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई बात बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ भाई ये पढ़ लो, तो वो राइटिंग होगी, या नॉन वर्बल कहते हैं उसको। ये जो है आप बोल रहे हो तो ये ओरल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ स्पीच टू कन्वे मैसेजेस। ये ना, आप इसमें स्पीच का मतलब हम तकरीर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करना होता है कि आप एक बंदे से बात कर रहे हैं ताकि उसको अपना पैगाम पहुंचा सकें। तो इसमें आप क्या करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा थॉट्स, जो आपके ख़यालात होंगे, भाई मुझे मेरा ये ख़्याल है, आपके जहन में कोई आइडिया है तो आप उसको अपने आइडिया से इन्फॉर्म करना चाहते हो तो वो चीज़ आप उसके साथ शेयर करोगे। या आपकी कोई फीलिंग्स है, भाई मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ऐसा नहीं करें, ठीक है, तो फीलिंग्स। या आप एक ग्रुप में बैठे हुए इंडिविजुअल्स है, कुछ बंदे हैं वो बात कर रहे हैं और आपस में, तो वो ओरल कम्युनिकेशन। सिंपली मतलब बात करना ओरल कम्युनिकेशन, और कुछ में कुछ रट्टा या कुछ ख़तरनाक या मुश्किल चीज़ नहीं है। इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ इफ़ेक्ट, असर, किसी चीज़ का असर। अब यहाँ पे इफ़ेक्टिव आया, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होगा यानी आपके बात में वज़न हो, आपकी बात जो है वो अच्छी हो, सही हो, ठीक है, सामने वाले बंदे को समझ आए। तो ऐसे कम्युनिकेशन के लिए आपके पास यानी क्या क्या होना चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी बात लोगों को समझ आए, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ उसको समझ आए, तो उसमें आपकी बात में या आपके बोलने के अंदाज़ कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो इसमें लिखा हुआ है क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब क्लियर होना चाहिए, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो उसको समझ आने चाहिए, बिल्कुल साफ अल्फाज होने चाहिए, ठीक है। आपका टोन वेरिएशन, टोन वेरिएशन, आप गुस्से में बोल रहे हैं, टोन जैसे बंदे का लहजा होता है, टोन उसको कहते हैं, ठीक है। गुस्से में बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, तो वो आपका टोन। अगर आपका टोन अच्छा है तो आपकी जो बात है वो बंदे को इजीली समझ आ जाती है, वो सुनना चाह रहा होता है। इसके अलावा एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो सही है, गाली गलोच और वो सारी चीज़ें ना हो। एप्रोप्रिएट यानी कि मुनासिब, मुनासिब जिसको कहते हैं, ठीक है। ये स्लाइड कौन सी है, 4 स्लाइड है, आप कहाँ देख रहे हैं, ओके। एंड एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग मतलब गौर से सुनना। तो ये 4 चीज़ें आपके बात में असर डालती हैं। क्या आप जो है क्लियर बात करें, आपका लहजा सही हो, ठीक है, आपका जो बोलने के अल्फाज है वो इधर उधर ना हो, कि आप एक नॉर्मल बंदा या जो अनएजुकेटेड बंदा होता है जो जिस तरीके से वो बात करता है और एक एजुकेटेड बंदा जिस तरीके से बात करता है, उन दोनों में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भी उनकी तरफ बात करेंगे तो फिर फ़र्क क्या हुआ। तो ये आपका लैंग्वेज जो है वो अप्रोप्रिएट हो यानी कि मुनासिब हो, ठीक है। और साथ में एक्टिव लिसनिंग, कि आप दूसरे की बात को गौर से सुने, सिर्फ बोलना नहीं होता, दूसरे की बात को सुनना भी होता है। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी, आपको बात समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, आगे पिक्चर है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, यानी कि आप जो है ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसमें क्या लिखा हुआ है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अगर आप एक बंदे को एक बात बोलना चाह रहे हैं तो आप फेस टू फेस यानी आप उसको देख के बात करें। अगर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं देख वहाँ रहा हूँ, तो वो आई कांटेक्ट नहीं रहता। जब आई कांटेक्ट नहीं रहता तो वो कन्फ्यूजन होती है, बात समझ नहीं आती भी है तो थोड़ी मतलब वो अच्छा नहीं लगता। तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आप फेस टू फेस बात करें, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देयर इंक्लूड डायरेक्ट वर्बल इंटरेक्शन विद पीपल, यानी आप डायरेक्टली किसी बंदे से सामने बैठ के बात कर रहे हो तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें बताया हुआ है, अ टीचर एक्सप्लेनिंग लेसन टू द स्टूडेंट्स, एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को कुछ बता रहा है तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। या फिर कोई डॉक्टर है वो मरीज़ से कुछ पूछ रहा है, उसको उसकी बीमारी के बारे में बता रहे तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। अच्छा, दूसरा ग्रुप डिस्कशन इन मीटिंग्स, एक ग्रुप है उसमें लोग बैठे हुए हैं और सब अपनी अपनी जो है वो राय दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ग्रुप डिस्कशन कहलाती हैं। और मीटिंग्स जो है वो लोग बुलाते हैं, तो मीटिंग्स में सब लोग मिल के अपनी अपनी राय देते हैं और एक बात पे जो है वो एग्री हो जाते हैं कि भाई ये इस तरह करना है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड कोलैबोरेशन। डिसीजन मेकिंग, आप कोई फ़ैसला ले रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज है कि भाई मैं ऐसा करूं, तो आप 2-3 बंदे साथ बैठा के उनसे मशवरा करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो आपको बताते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ये होगा। या उसमें से कोई बंदा ऐसी बात करता है जो सबको पसंद आ जाती है, तो वो
ओरल कम्युनिकेशन का एक वे है, एक तरीका है, ठीक है। जैसे बिजनेस मीटिंग्स होते हैं या स्टडी डिस्कशन जो हो वो होते हैं, जैसे आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो ग्रुप स्टडी में अगर एक बंदे को कुछ नहीं आ रहा होता तो दूसरा बताता है, दूसरा नहीं तो तीसरा बताता है, तो एक दूसरे के साथ हेल्प हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा नंबर 3 लिखा हुआ है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग यानी आप लोगों के सामने बात करें, लोगों के सामने बात करेंगे, जैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, या कोई स्पीच देते हैं, तो वो पब्लिक स्पीकिंग कहलाता है। और ऑडियंस के सामने जो है वो बंदे में कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता चलता है बात कैसे करनी है, कौन सी चीज़ लोगों के सामने बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी। और जैसे पॉलिटिशियन होते हैं जो तकरीर वगैरह करते हैं, तो उनके जैसे पॉलिटिशियन ये चीज़ पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स जो है ये पॉलिटिकल साइंस एक मतलब एक डिग्री होती है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको उसमें तकरीर का तरीका बताया जाता है कि आप तकरीर करेंगे कैसे। और आपने देखा होगा कि जो भी पॉलिटिशियन होता है जब वो बोलता है तो आपको लग रहा होता है कि यही सच है और ये बोल रहा है और ये करके दिखाएगा, क्योंकि वो उसकी जो स्किल्स है वो ऐसे डेवलप हो चुके होते हैं। और ये उनका एक ख़ास मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सब्जेक्ट है या फिर एक डिग्री का हिस्सा है कि आपको स्पीच करना आना चाहिए। जब जो स्पेशली जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो डिग्री पास करके जाते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग भी ओरल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे मतलब बेहतर हो जाती है। इसके अलावा ओरल कम्युनिकेशन किस किस तरीके से की जा सकती है? टेलीफोनिक, आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वर्चुअल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, जो भी है वो भी ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अच्छा, या फिर आप कह सकते हैं स्टोरी टेलिंग एंड एंटरटेनमेंट, कोई आपको कहानी सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, तो ये भी ओरल कम्युनिकेशन है। कभी टीचर आपको कहानी सुनाता है, कभी वो घर में जो है वो दादा दादी जो है वो कहानियाँ सुनाती हैं, तो ये ओरल कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें आती हैं। यानी आपको इस एक्सप्लेनेशन में यही बताया जा रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि दो बंदे आपस में बात करें, ओरल कम्युनिकेशन में ये भी आता है कि आप ग्रुप डिस्कशन करें, आप कहीं पे स्पीच दे रहे हो, आप किसी को कहानी सुना रहे हो, आप किसी मीटिंग में हो, आप टीचिंग कर रहे हो, जो भी है तो वो आपका ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें की फीचर्स, जो नेक्स्ट स्लाइड है, की फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टर फीचर्स होने चाहिए। आपको जब इमीडिएट फीडबैक लिखा हुआ है, पहले फीडबैक, फीडबैक का मतलब क्या होता है? किसी से जवाब मांगना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ बताता हूँ तो आप मुझे फीडबैक देंगे, मैं आपको बताता हूँ समझ आया तो आप कहेंगे हाँ या ना, तो ये आपका फीडबैक है। तो जब आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको फीडबैक मिलेगा, अगर बंदे को बात समझ आई है तो, ना भी आई है तो कोई ना कोई फीडबैक तो वो देगा, ठीक है, फीडबैक। अच्छा, फिर आप यूज़ ऑफ टोन, पिच एंड बॉडी लैंग्वेज, आप किस लहजे में वही टोन की बात आ रही है, कितनी पिच का मतलब होता है कितना लाउडली या कितना स्लोली बोल रहे हैं। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5-10 बंदे बैठे हुए हैं और मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ कि वहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही, तो ओरल कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो मतलब डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपके जो बोल रहे हैं, आपके बोलने से लगे कि भाई ये बंदा बात सही कर रहा है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, प्रेजेंटेशन करते हैं तो बस जो रटी रटाई हुई चीज़ें होती हैं वो बोल के चले जाते हैं, वो कोई हाथों का मूवमेंट नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं होता, वो बस या तो स्लाइड को देख रहे होते हैं, बुक को देख रहे होते हैं, और उनका बॉडी लैंग्वेज नहीं, आपको देख के ही पता चलता है कि इसको ये चीज़ नहीं आ रही, बस जान छोड़ा रहा है, ये आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। किसी को कोई चीज़ आती है तो वो उसको इतना एक्सप्लेन करने और अंदर जाने में लगा होता है, ठीक है, तो डीप जाता है ना उसमें। तो इसी तरह बॉडी लैंग्वेज से, बोलने के अंदाज से आपको पता चलता है कि बंदा क्या कहते हैं, कितने पानी में है, ठीक है। तो ये आपके ओरल कम्युनिकेशन से पता चलता है। इसके अलावा कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल ये कि आप एक बहुत ही अदब से बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक जॉब लेने जा रहे हैं तो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, आप इंटरव्यू देते हैं तो आप उससे ऐसे तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते, आप एक फॉर्मल वे में बात करेंगे, क्योंकि आपने अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है, तो वो फॉर्मल वे कहलाएगा। या आप अगर अपने बड़ों से बात करते हैं तो आप अदब से बात करते हैं, ठीक है, प्लीज़ वगैरह लोग कहते हैं, आप कहते हैं,
इंग्लिश में हम कुड यू, वुड यू ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं ताकि वो बेअदबी और ये सारी चीज़ें ना हो। तो वो फॉर्मल वे कहलाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल जैसे कि दोस्त आपस में बात करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही जिसमें कोई बाउंड्री ना हो कि आपने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है। जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत सारे ड्रेसिंग में भी हम करते हैं, जैसे आप टाई कोट वगैरह सारा सब कुछ एक मीटिंग में जाने के लिए पहनते हैं, वो फॉर्मल ड्रेसिंग कहलाता है। इनफॉर्मल ये कि आप कोई टी शर्ट और चप्पल वगैरह पहनिए, वो इनफॉर्मल ड्रेसिंग। क्योंकि अगर आप इनफॉर्मल ड्रेसिंग करके किसी फॉर्मल जगह जाते हो तो इनअप्रोप्रिएट लगता है। लेकिन आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आप चप्पल और टी शर्ट पहन के जा रहे हैं तो सही नहीं लगता। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप डिसाइड करते हैं, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल चीज़ें डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ेक्टिव फॉर क्विक एक्सचेंजेस और इन्फॉर्मेशन। इफ़ेक्टिव की बात फिर से वही आ गई कि आपकी बात में जो है दम हो, असर हो, और बंदे को जो है वो, अगर आप उसको बात बोल रहे हैं उसको समझ आ रही है तो वो आपके साथ अपने आइडियाज़ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होते हैं? व्हाट आर ग्रीटिंग्स? ग्रीटिंग्स का मतलब होता है मेनली सलाम दुआ, जिसको हम कहते हैं, सलाम करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम उसको ग्रीटिंग कहते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा है ना, ग्रीटिंग्स के सामने क्या लिखा हुआ है? हेलो लिखा हुआ है, या हाय लिखा हुआ है, या गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो ये मतलब इंग्लिश में जैसे हम अपनी तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नाइस टू मीट यू, ये सारी चीज़ें ग्रीटिंग में आती हैं। यानी आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो ग्रीटिंग्स कहलाती है। अच्छा, फिर आप जब स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, आप जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बंदे से मिले, आपने सलाम किया, ग्रीटिंग्स किए, ग्रीटिंग्स के बाद आप उनसे पूछते हैं कैसे हैं, या अगर आप उसको नहीं जानते तो आप उससे जो है वो नाम वगैरह पूछते हैं, अगर आप उसको जानते तो आप उससे हाल अहवाल पूछते हैं, भाई कैसे हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हाउ इट्स गोइंग, व्हाट्स न्यू, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि कैसे हैं, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या आप बहुत टाइम बाद मिले, ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं ना, नॉर्मली चीज़ें। तो ये स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन है, यानी बात शुरू करने का एक तरीका है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने सलाम किया और अचानक आपने वालेकुम सलाम और बात ख़त्म हो, यानी कि आप सलाम के साथ उसको जाने तो नहीं दोगे ना, आप कुछ बात करोगे, उससे कुछ पूछोगे। तो कन्वर्सेशन यानी बात स्टार्ट कैसे करोगे, तो आप उससे हाल अहवाल पूछते हो, जो उसकी ज़िंदगी में चल रहा होता है उससे मतलब पूछते हो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर जब आपने बात की तो फिर हम क्या करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं, तो हम एंडिंग पे आते हैं। जब हम एंडिंग पे आते हैं तो एंडिंग में हम कहते हैं भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके या आपसे मिल के, ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं जब हम किसी से बात ख़त्म करके जा रहे होते हैं। तो ये एंडिंग होता है, ठीक है। तो एंडिंग में क्या है, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, यानी कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है। या फिर टेक केयर, हम कहते हैं अपना ख्याल रखें, या फिर बाद में मिलते हैं, ये सारी चीज़ हम कहते हैं। आसान है, इसमें तो ये नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि जब हम एंडिंग में, जैसे आपसे एमसीक्यूज़ में क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि एंडिंग में हम बात करते हैं नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो नाइस टू मीट यू हम एंडिंग में तो नहीं कहते, वो तो हम स्टार्ट में कहेंगे। या फिर अगर हम कहेंगे कि एंडिंग में हम कहते हैं कि भाई कैच यू लेटर, यानी बाद में मिलेंगे, तो ये बात सही, ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। वो बस आप मतलब एक बंदे से जो आप मिलते हैं और आप उससे जिस तरीके से बात करते हैं उसी चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करो ऑप्शन लगा के, मतलब इतना कोई मुश्किल उसमें है नहीं। अच्छा, फिर जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक बंदा है हाय सहरा हाउ यू बिन, यानी आप कैसे हैं, ठीक है। दूसरा उसको क्या बोल रहा है, हे, यानी हाय का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आई हैव बिन गुड, मैं ठीक हूँ, और फिर उसका शुक्रिया पूछने के लिए वो शुक्रिया अदा कर रहा है, और फिर उससे पूछ रहे हैं, जैसे मैं आपसे पूछूँ भाई आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ठीक है। तो वो जो जवाब देने का तरीका होता है, बस ये। तो ग्रीटिंग्स में सिंपल, ग्रीटिंग्स में क्या करेंगे, सलाम दुआ करेंगे। स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन में हम बात शुरू करेंगे, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या चल रहा है इधर उधर, और एंडिंग में हम बात को ख़त्म करेंगे, भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बाद में मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें।
बस इसको आप क्या करें, इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इंगेजिंग अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं। तो जब फ़ोन पे बात करते हैं तो उसमें क्या है, सब फ़ोन पे बात करते हैं। आप अगर किसी की कॉल आती है, आप आंसर करते हो, तो आप क्या करते हैं, हेलो बोलते हैं, ठीक है, या सलाम करते हैं। और वो आप कहते हो कि भाई मैं फलाना बात कर रहा हूँ और मतलब मैंने ये बोलना है या ये काम है मेरा आपसे। तो अगर आपको कोई कॉल करें तो आप पूछते हैं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। जो असल में ये वो कन्वर्सेशन की बात हो रही है जो आप एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है, जैसे आप किसी इदारे में कॉल करते हैं, या जो आप लोग टेलनॉर वालों को, जोंग वालों को अक्सर कॉल करते हैं, वो कॉल उठाते ही अपना नाम बताते हैं, आपको बताते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, या आपके किस हवाले से आपने कॉल किया है। तो फॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है, उसमें ये चीज़ है। फिर आप अगर किसी को कॉल करते हैं, मेकिंग अ कॉल, ठीक है, तो आप के मे आई स्पीक विथ, मे आई स्पीक विथ, क्या मैं फलाने से बात कर सकता हूँ। मे आई स्पीक यानी कि आप क्या मांग रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं। मे आई जब आता है ना ये, तो ये आप परमिशन मांग रहे हो, इजाज़त मांग रहे हो। मे आई स्पीक विथ जो भी आप नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि मे आई स्पीक विथ अहमद, तो वो आप नाम बता रहे हो। और मैं आई एम कॉलिंग अबाउट, मेरा उससे ये काम है, या मैं इस हवाले से मैंने कॉल की है, जो भी आपका मसला होगा, आपकी बात होगी। अच्छा, क्लेरिफाइंग, क्लेरिफाइंग यानी आपको बंदा बात बोल रहा है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, हम उसको बोलना चाह रहे हैं कि भाई दोबारा बताओ क्या बोला आपने। तो आप अगर फॉर्मल वे में पूछ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, कुड यू रिपीट दैट, यानी आप क्या ये बात दोहरा सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं, ठीक है। कुड यू या वुड यू या मे आई पूछने के लिए। कुड यू आप जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आप किसी को बताते हैं भाई मुझे प्लीज़ एक गिलास पानी पिलाएं, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आप एक अदब के दायरे में मतलब रह के बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल तरीका होता है। तो कुड यू, वुड यू, ऐसे अल्फाज हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। आप उसको बोलना चाह रहे हो कि भाई ये जो आपने बात की है मुझे समझ नहीं, आप दोबारा बताएं, तो आप उसको कहोगे कुड यू रिपीट दैट, या जो भी आपने बोला है, रिपीट यानी कि दोबारा दोहराएं। फिर जब आप एंडिंग अ कॉल, जब आप कॉल ख़त्म करते हैं तो आप उसको कहते हैं आपके टाइम देने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम, या फिर जो भी आपको मतलब एक अच्छा तरीका होता है, या फिर मैं आपसे बात करूँगा, टॉक टू यू सून, जल्दी मिलेंगे, वट एवर, जो भी आप एक तरीका होता है बात ख़त्म करने का, कॉल पे जिस तरह हम करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, गिविंग कम्प्लीमेंट्स। अच्छा, कम्प्लीमेंट्स क्या होता है, कम्प्लीमेंट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्प्लीमेंट्स का वर्ड जो है ना, ये बार बार आता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ये कॉल वगैरह पे यूज़ करें। आपके सामने जो है वो कोई बंदा आता है, वो आपको कम्प्लीमेंट देता है, हाँ, राय नहीं, राय को नहीं कह सकते। कम्प्लीमेंट यानी कि आपकी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ को कह सकते हो। जैसे कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन के आया है, तो आप उसको कह रहे हैं आप अच्छे लग रहे हैं, यू आर लुकिंग गुड, ठीक है, तो आप उसको कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। या आपको किसी की वॉच पसंद आई, तो आप उसको कह रहे हैं इट्स अ गुड वॉच, या योर वॉच इज़ वेरी गॉर्जियस, वट एवर, जो आप कहेंगे कि ज़बरदस्त है, तो आप उसको कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, यानी किसी चीज़ की तारीफ़ करना, ठीक है। या आप किसी को किसी भी चीज़ के हवाले से, आपकी बाल अच्छे हैं, आपकी हाइट अच्छी है, आपकी बॉडी अच्छी है, तो ये क्या होती हैं, ये चीज़ें कम्प्लीमेंट्स होती हैं, यानी कि तारीफ़ करना। तो जब आप किसी को कम्प्लीमेंट देते हैं, तारीफ़ करते हैं किसी का, ठीक है, तो आप उसके कम्प्लीमेंट अपीयरेंस के हवाले से कैसे करें। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, यानी ज़ाहिरी जो वो नज़र आ रहा होता है, शक्ल, या फिर उसके अच्छे कपड़े पहने, शूज़ पहने, वो आपको अच्छा लग रहा है, तो उसकी अपीयरेंस अच्छी है, यानी उसकी ज़ाहिरी शक्ल अच्छी है। तो जब आप किसी को उस पे कम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उसकी तारीफ़ करेंगे, इंग्लिश में तो कैसे करेंगे, यू लुक ग्रेट टुडे, ठीक है, या आई लाइक योर हेयर स्टाइल। तो ये क्या है, आप उसके ज़ाहिरी शक्ल पे क्या कर रहे हैं, कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
ज़रूरी नहीं है कि बंदा जो है वो ज़ाहिरी शक्ल पे करे, कभी कोई बंदा बहुत अच्छा काम करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में किसी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और आपको उसकी हर एक बात समझ आई, तो आप उसको यार क्या अच्छा पढ़ाया आपने, क्या ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन किया आपने, तो आप उसको ये क्या कर रहे हैं, कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप उसको कहें बहुत अच्छे, ग्रेट जॉब, लोग कहते हैं ना ग्रेट जॉब, गुड जॉब, ठीक है, दैट वाज एन अमेजिंग प्रेजेंटेशन, यानी आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है। तो ये जो आप उसके परफॉर्मेंस पे उसको दाद दे रहे हो, हौसला दे रहे हो, तो ये उसके परफॉर्मेंस के हवाले से है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं कि अगर आपको कोई बंदा बहुत स्मार्ट बन के आया है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप उसको बताएं कि गुड जॉब, गुड जॉब कहें, तो गुड जॉब तो उसमें उसने कोई काम तो नहीं किया, वो तो अपीयरेंस उसकी अच्छी है, ठीक है। तो अपीयरेंस पे आप जो है वो यू लुक वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, यू लुक ग्रेट, यू लुक स्मार्ट, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्किल्स, अगर कोई बंदा जिसमें कोई महारत हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैसे हम नर्सिंग में फील्ड में है, तो कोई बंदा जो कि बहुत स्टिचेस लगाते हैं ना, जो ज़ख़म पे अक्सर स्टिच लगाते हैं, आपको कोई बंदा नर्स जो है आप देख रहे हैं कि वो बहुत जल्दी और अच्छे स्टिच लगाते हैं, तो आप कहेंगे कि यार ये आप तो इस चीज़ में बहुत माहिर है, यानी आप बहुत अच्छा करते हैं। या कोई किनोलेशन करे, बच्चों को अक्सर किनोले लगाना बहुत मुश्किल होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं ना, एक्सपीरियंस लोग, वो भी अक्सर नहीं कर पाते, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जब आप किसी ऐसे बंदे को देखते हैं कि वो उससे कभी मिस प्रिक नहीं होता कि गलत लगा लिया, नहीं लगा, तो आप उसकी तारीफ़ करते हैं कि भई आप तो इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, तो आप उसकी स्किल की तारीफ़ करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, यू आर वेरी टैलेंटेड या यू आर रियली टैलेंटेड एट के बाद जो डॉट्स लगे हुए हैं, डॉट्स में मतलब आप उसकी तारीफ़ उस काम के हवाले से करेंगे। जैसे कोई बंदा बहुत अच्छा टीचर है, तो आप कहेंगे योर टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी गुड, ठीक है, या यू आर रियली टैलेंटेड टीचर और गुड टीचर, ऐसे उसकी स्किल की आप तारीफ़ करते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आई लव्ड योर स्पीच, यानी मुझे आपकी तकरीर बहुत अच्छी लगी, तो आप उसके बोलने के, उसके स्किल की एक तारीफ़ करते हो। तो कम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होगा, यानी हौसला देना, तारीफ़ करना, दाद देना, ठीक है। आपको लफ्ज़ का पता हो ना, जैसे कम्प्लीमेंट या ग्रीटिंग्स या फिर कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, तो बाकी चीज़ खुद ब खुद आसान हो जाती है। मेन जो उसका बेस है वो लफ्ज़ के, लफ्ज़ का मतलब क्या है। अच्छा, इसके अलावा एक्सटेंडिंग कंग्रेचुलेशंस एंड सिंपैथी, आप किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं किसी चीज़ पे, या किसी के साथ हमदर्दी जता रहे हैं, तो वो क्या होगा, कंग्रेचुलेशंस आप बोलेंगे, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं, हम वेल डन बोलते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने डिग्री ली है, तो आप उसको कंग्रेचुलेट करते हो, भाई कंग्रेचुलेशन, वेल डन, आपने 5 साल 4 साल पढ़ा तो बहुत अच्छा किया, वेल डन, ठीक है। यू डिज़र्व इट, यानी आप इसके हकदार हैं, आप ये डिज़र्व करते हैं। लोग कहते हैं ना मैं ये डिज़र्व करता हूँ, नहीं डिज़र्व करता वो, तो अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो उस चीज़ का हकदार होता है, तो आप कहते हो उसके यू डिज़र्व इट, यानी आप उसके हकदार है, आपका हक है ये कि आपको ये चीज़ मिले, ठीक है, आप उसको वेल डन बोलते हो। अच्छा, सिंपैथी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कोई नुकसान हो गया, डेथ हो गई किसी के फैमिली में, ठीक है, या किसी की कोई चीज़ गुम हो गई, तो आप उसको हमदर्दी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेथ हो गई तो आप कहते हैं भाई हम आपके गम में बराबर शरीक है, और ज़िंदगी का हिस्सा है, होता रहता है, ये वो सारी चीज़ हम बता दें, ये उस बंदे को हम क्या करते हैं, हौसला देते हैं, हमदर्दी जताते हैं, ठीक है। जब आप इंग्लिश में करते हैं तो क्या बोलते हैं हम, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, यानी आपके लॉस का मुझे भी गम है, दुख है। आई एम सॉरी का जो वर्ड है ना, ये हम हमेशा माफ़ी के लिए नहीं यूज़ करते हैं कि भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप किसी को बोलते हुए सुने कि आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, यानी आपके नुकसान का उसको भी गम है, इस बात का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई बंदा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के फैमिली में डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, और कोई आपको बोले कि भाई आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, तो वो आपके गम में बराबर शरीक हो रहा है, या आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हर जगह सॉरी का मतलब माफ़ी नहीं होता, याद रखिए एक बात। अच्छा, या हम कहते हैं माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस, यानी कि
माजरत या फिर खैर ख्वाह गम ख्वाह जिसको हम कहते हैं कि हम आपके साथ है शरीक। कंडोलेंसेस यानी कि गमज़दा जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। डायलॉग में क्या बताया हुआ है, जैसे कंग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, किसी की प्रमोशन हो गई तो आप उसको क्या करते हो, मुबारकबाद देते हो, ठीक है। या अगर जो है किसी का कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो आप उसको आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, माई थाट्स और विद यू, यानी मैं आपके साथ बराबर शरीक। अच्छा, ये जो माई थाट्स जो है वो सोच और इस तरह के अल्फाज होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा इंग्लिश में एडवांस जाते हैं तो चीज़ों का मतलब चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता हो, बाकी वक्त के साथ साथ बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है, पता चल जाती है। इसके अलावा आप किसी को फीलिंग्स शो करते हो, ठीक है। जैसे आप खुश है किसी हवाले से तो वो पॉजिटिव फीलिंग्स कहलाती हैं। तो पॉजिटिव फीलिंग एक्साइटेड, यानी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तो पता है ना, आप खुश है, आपको किसी चीज़ की, किसी काम की जल्दी है, आप किसी काम के बारे में जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है। या आप प्राउड है किसी बंदे को, या आपका जो है अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम देंगे, आप जो है सारे पेपर आपके पास हो जाएंगे, आपका 3 के ऊपर GPA आएगा, तो मतलब आप प्राउड फील करेंगे कि भाई मैंने जो करना था वो मैंने किया। तो आप एक बंदे को अपने ऊपर प्राउड होता है, हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है, ठीक है। रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है कि आपको कोई काम करके आराम मिले, आप खुशी महसूस करें, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 3 पेपर आपके फेल है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपने 3 पेपर फेल किए, आप सप्ली में दोबारा 3 पेपर देते हो और वो पास हो जाते हैं, तो बंदे को आराम आ जाता है कि हाँ बस मेरे सर के ऊपर जो बोझ था अब नहीं है, ख़त्म। तो आप रिलीफ महसूस करते हो, रिलीफ, ठीक है। तो ये अल्फाज के ना आप मीनिंग लिख लिया करें। जैसे हैप्पी तो खुश को कहते हैं, एक्साइटेड जो जोश व जज्बा हो, ठीक है। प्राउड, प्राउड यानी कि किसको कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, फ़ख्र, फ़ख्र, ठीक है। एंड रिलीव्ड यानी कि आराम आपको मिले, आप रिलैक्स हो, रिलैक्स भी कह सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको कब होंगी, ये पॉजिटिव फीलिंग्स है ना, अच्छी चीज़ें आपको कब होंगी, जब आप खुश होंगे, आप एक पॉजिटिव वे में होंगे। अच्छा, नेगेटिव में कब होंगे, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड यानी कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा जो उलझा हुआ हो, ठीक है, कोई बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड को उलझा हुआ कह सकते हो, कंफ्यूज्ड कह सकते हो, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब आप एक बंदे से तवक्को रखते हैं और वो ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा फेल हो जाए, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स उसको हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हम आपके ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं, ख़र्चा कर रहे हैं, तुम फेल होके आते हो, तो वो उसके पेरेंट्स उस वक्त डिसअपॉइंटेड होते हैं, यानी कि उससे नाउमीद होते हैं, नाउमीद कह सकते हो, ठीक है। वरीड, वरीड क्या होता है, परेशान। आप नेगेटिव वे में है, आपको किसी चीज़ की फ़िक्र है तो आप वरीड होते हैं, परेशान होते हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे कोई बंदा जो कि एक ऐसी ड्यूटी कर रहा है जिसमें उसकी जान को ख़तरा है, आप समझे कि आर्मी में है, वो बॉर्डर पे जाके लड़ रहा है या बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है, तो कहीं भी उसको कुछ भी हो सकता है, तो घर वाले उसके बारे में परेशान होते हैं। तो वरीड का मतलब, जैसे आप किसी को बोले आई एम वरीड अबाउट यू, मैं आपके बारे में, आपके लिए परेशान हूँ, ठीक है। सेड, सेड तो पता है कोई बंदा खफा हो, परेशान हो, तो वो ये नेगेटिव फीलिंग्स। तो नेगेटिव फीलिंग्स में हमेशा ऐसी चीज़ें आएंगी जो नाउमीदी, उलझन, कन्फ्यूजन, परेशानी, ये सारी चीज़ें होंगी। पॉजिटिव फीलिंग्स में अच्छी अच्छी खुशी, फ़ख्र और आराम और एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेसिंग इमोशन, एक्सप्रेसिंग इमोशन यानी कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स बता रहे हो कि भाई मैं आज अच्छा नहीं फील कर रहा, आई फील वेरी लो। अक्सर लोग कहते हैं ना आई फील वेरी लो, यानी मैं आज अच्छा नहीं फील कर रहा, मैं बहुत सुस्त सा फील कर रहा हूँ, तो फील वेरी लो, ठीक है। या फिर आई एम रियली एक्साइटेड, आप अपनी यहाँ पे भी फीलिंग कि मुझे बहुत क्या कहते हैं, खुशी हो रही है, एक्साइटेड हूँ मैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो लोग एक्साइटेड होते हैं, भाई सब कुछ छोड़ के मैच देखना है, तो ये एक्साइटमेंट होती है कि मैंने वो देखना है, ठीक है। या फिर आप दैट मेड मी, कोई काम करें और आप कहें कि इससे मुझे, दैट मेड मी वेरी हैप्पी, यानी आपने कोई काम किया और उससे आपको बहुत खुशी हुई, दैट मेड मी वेरी हैप्पी।
तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब, यानी मैं अपने नई जॉब के बारे में बहुत खुश हूँ कि मुझे नई जॉब मिली है, और दैट इज़ अमेजिंग, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, या आपने एक काम किया तो उसके लिए आपको बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कितने वो रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, आप किसी से कुछ पूछते हैं तो आप क्या, कुड यू टेल मी, जैसे मैं आपको बताऊं, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द स्टेडियम इज़, मैं आपसे स्टेडियम का रास्ता पूछता हूँ कि स्टेडियम कहाँ है, तो मैं आपसे एक सही तरीके से अगर पूछूंगा तो क्या पूछूंगा, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द स्टेडियम इज़। तो कुड यू प्लीज़ टेल मी यानी आप पूछना चाह रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हम ऐसा कहते हैं ना, तो इसका बस मतलब यही है, कुड यू प्लीज़ टेल मी, या फिर आप कैसे, मैं आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये वो पूछने वाले अल्फाज होते हैं। अच्छा, या अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि भाई ये चीज़ मुझे ज़रा क्लियर करके बताएं, तो आप वो टेल के बजाय क्लियर का वर्ड यूज़ करेंगे, कुड यू प्लीज़ क्लेरिफाई, क्या आप क्लियर कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने ये वर्ड बताया या ये चीज़ बताई, इससे आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाई, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने कम्प्लीमेंट का वर्ड बोला, आप मुझे बता रहे हैं आपको कम्प्लीमेंट नहीं पता, आप मुझे कह रहे हैं सर व्हाट डू यू मीन बाई कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, तो ये तरीका होता है पूछने का, एक्सप्लेनेशन मांगने का, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई चीज़ रिपीट करवाना चाह रहे हैं, तो ये हमने पहले कहा ना, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, क्या आप रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे सॉरी आई डिडंट गेट इट, माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी चाहता हूँ, आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो ये चीज़ होती है कि आप उसको दोबारा बोलने के लिए कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी को ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ ओपिनियन। अच्छा, ये अल्फाज होते हैं ना, अल्फाज समझो बस, बाकी कुछ नहीं है। जैसे आप किसी को राय देते हैं, राय का मतलब कि आप ऐसे कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करें, तो आप एक नॉर्मल वे में कैसे राय देते होंगे, जैसे मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कहेंगे सर ये समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे पढ़ाएं, ठीक है, या आप ये चीज़ अगर ऐसे नहीं करें ऐसे करें, तो वो क्या होता है, आप एक अपनी राय देते हो, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड डू दैट, मुझे लगता है कि आपको ये ऐसा करना चाहिए, ठीक है। इन माई ओपिनियन, हम कहते हैं ना मेरे ख्याल में, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में वो 23 को आया था, आप कह रहे हैं नहीं 24 को आया था, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। या फिर आप कहते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न, यानी जितना मुझे पता है, या जितना मेरे साथ उस चीज़ का ताल्लुक़ है, ठीक है, जितना मुझे पता है तो वो ऐसा होता है, या वो इस तरीके का बंदा है, आपका क्या ख्याल है, वो आप उसमें अपनी राय देते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई लोग मोटे होते हैं ना, मोटापा, जितना मुझे पता है तो मोटापा ज़्यादा फास्ट फूड और गलत खानों की वजह से होता है, तो आप उसमें अपनी राय भी दे सकते हैं कि नहीं, जितना मुझे पता है तो जो लोग ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, आप उसमें अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है। तो एज़ फार एज आई एम कंसर्न, ठीक है, या फिर जितना उस चीज़ से मेरा ताल्लुक़ है, जितना मुझे मेरे नॉलेज में है, तो वो आप अपनी राय देने के लिए, यानी कि राय देने के लिए हम 3 अल्फाज आई थिंक यूज़ कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन यूज़ कर सकते हैं, या एज़ फार एज आई एम कंसर्न। ये अल्फाज जब भी आएंगे तो मतलब क्या बात हो रही होगी, ओपिनियन की बात हो रही होगी, ठीक है। एग्री मतलब आप किसी बात से एग्री करते हैं क्या, हाँ ऐसा ही होता है, तो आप कहते हो, जैसे आप मुझे कहें कि भाई ऐसा अगर हम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कि हाँ ये बहुत अच्छी बात की आपने, दैट्स अ गुड पॉइंट, यानी मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ। या फिर आप कह रहे हो आई सी व्हाट यू मीन, हाँ मुझे आपकी बात समझ आई है, आपका मतलब क्या है वो मुझे समझ आई है बात, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप एग्जैक्टली हाँ ऐसा ही है, तो ये एग्री करने के लिए हम अल्फाज यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप
किसी की बात से डिसएग्री करें, आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं करें, ठीक है, लेकिन डिसएग्री या तो आप एक गलत तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो वो एक मैं आपके बात से डिसएग्री तो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके बाद से डिसएग्री भी करें और उसको बुरा भी ना लगे, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि आई सी योर पॉइंट, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो उसमें उस बंदे को भी बात समझ आ जाती है कि हाँ ये मेरी बात भी समझ रहा है, लेकिन अपनी बात मतलब वो एग्री नहीं कर रहा, ठीक है। या आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मैं आपकी बात की इज़्ज़त करता हूँ या आपकी राय की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इस तरह का होना या ऐसे होना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप उसकी बात से एक अच्छे तरीके से डिसएग्री कर रहे हो, ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। या फिर आप हावेवर हालांकि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें। अच्छा, अब ये जो अल्फाज है ना नेक्स्ट स्लाइड में, सजेस्टिंग, एडवाइस और परसुएड और इंसिस्टिंग, ये 4 अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में ये आपसे डेफिनेटली, क्योंकि इसमें फ़र्क भी बताया गया है, पीपीटी में फ़र्क बताया गया है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बोलते हो ना सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने गए, 2 दोस्त गए, एक को जो है एक शर्ट पसंद आई, दूसरे को दूसरी शर्ट पसंद आई, लेना एक ने, तो वो दूसरा वाला के ये नहीं लो ये लो, तो वो सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। सजेस्टिंग मतलब एक चीज़ रिकमेंड करना, रिकमेंड, मैं आपको कहूँ यार वो वाली मूवी देखें, वो बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये देखें, रिकमेंडेशन, ठीक है। अच्छा, सजेस्टिंग में क्या लिखा हुआ है, हाउ अबाउट, अगर हम ऐसा करें तो कैसा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर वाइट नहीं हम ब्लैक शर्ट ले तो कैसा रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये, या फिर मे बी वी शुड, यार या हमें ये करना चाहिए, तो मैं एक तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ये करना चाहिए, सजेस्टिंग है, ठीक है। तो सजेस्टिंग में आप क्या करते हो, रिकमेंड करते हो, ठीक है, यानी अपनी बात सामने रख रहे हो। अच्छा, दूसरा एडवाइस, एडवाइस किसी को मशवरा देना, सलाह देना, ठीक है, कि आप भाई मैं आपको एक अच्छी एडवाइस ये दूंगा कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, यानी आप इस चीज़ को इजी ना लें, तो मैं ये आपको एक अच्छा एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपको मैं एक ऐसी बात जिसके बारे में मुझे नॉलेज है और आपको मैं अपने नॉलेज के बेस पे बताऊं, कुछ ऐसे हो सकता है कि भाई आपको किसी चीज़ का पता ना हो, मुझे पता हो, तो आप मुझसे पूछिए कि ये कैसे होगा, तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि ऐसे होगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, भले आप मेरी बात माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको एक सलाह मशवरा दे रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हैं, तो ये एडवाइस होता है, ठीक है। और सजेस्टिंग में रिकमेंड कर रहे हो कि ये करें वो करें, ठीक है, वो मानना ना मानना फिर आपकी वो अलग बात होती है। तो सजेस्टिंग में हाउ अबाउट या मे बी वी शुड, ये अल्फाज आते हैं। एडवाइसिंग में क्या होते हैं, यू माइट वांट टू, ठीक है, या इट वुड बी अ गुड आइडिया, ऐसा अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा परसुएड, परसुएड क्या होता है, अच्छा सजेस्ट के बाद एडवाइस था ना, परसुएड, हाँ आमादा करना। अब आमादा करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी से कोई काम ज़ोर ज़बरदस्ती करवाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा और पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं, तो वो उसको स्टडी करने पर आमादा कर रहे हैं, बच्चा ना चाहते हुए भी करेगा, तो ये परसुवेडिंग कहलाएगा, ठीक है। जिसमें स्ट्रांगली रिकमेंड, स्ट्रांगली का वर्ड आया है ना, तो स्ट्रांगली में यानी कि आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, सख्ती से आप बता रहे हो, ठीक है। अच्छा, इंसिस्टिंग, इंसिस्टिंग भी वही आ रहा है कि आपने लाजमी करना है, इंसिस्ट किसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना, ठीक है, इंसिस्ट यानी कि जोर देना। अब इसमें इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये चीज़ बहुत अहम है, जैसे पहले दिन मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एफओएन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उस चीज़ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इसको इग्नोर नहीं करना है, ये पेपर हर हाल में आपका पास होना चाहिए, तो ये क्या है, इंसिस्ट है, ठीक है।
मैं आपको कहूँ कि भाई एडवाइस मैं आपको ये दूँ कि आप पीपीटी से नहीं पढ़ें, आप बुक से पढ़ें या पीपीटी प्रिंट करके पढ़ें, ताकि आपको फ़ोन का वो ज़्यादा ना हो। तो ये मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप माने ना माने, मैं आपको एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, फिर मानना ना मानना वो आपका अपना वो है। तो सजेस्टिंग और एडवाइस में ये कुछ फ़र्क होता है। परसुएडिंग यानी कि मैं आपको एक बात पे ज़्यादा जोर दूँ कि भाई ऐसा ही करना है, ठीक है। और इंसेस्ट में तो बिल्कुल लाजमी होता है, यानी जैसे एक चीज़ फ़र्ज़ होता है, ठीक है। अच्छा, आगे में उसमें समरी बताई हुई है, समरी को तो खैर छोड़ें। एटिमोलॉजी जो है, एटिमोलॉजी में सजेशन, इसके फ़र्क है ना। सजेशन में क्या लिखा हुआ है? अ रिकमेंडेशन और आइडिया विदाउट प्रेशर। अ रिकमेंडेशन और आइडिया विदाउट प्रेशर। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई आप जो है गर्मी में ना ज़्यादा धूप में ना घूमा फिरा करें, तो मैं आपको एक रिकमेंड बता रहा हूँ, चीज़ें जो है आइडिया दे रहा हूँ। आप इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मतलब आपके ऊपर मेरी बात का कोई प्रेशर तो नहीं है ना, मैं आपको बता दिया, बात ख़त्म। मैंने आपको एक चीज़ सजेस्ट की है, ठीक है। तो ये द रिसीवर इज़ फ्री टू एक्सेप्ट और इग्नोर इट, यानी आपको इख्तियार है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या उसको इग्नोर करें, ठीक है। तो सजेशन में आप उस चीज़ को मतलब ले सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? यू कुड ट्राई यूजिंग फ्लैश कार्ड टू स्टडी। इसको छोड़े, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, वही याद रखें। एडवाइस में आप क्या करते हैं? अ मोर इन्फॉर्म्ड एंड एक्सपीरियंस रिकमेंडेशन। एडवाइस आपको हमेशा वो बंदा देगा जो जिस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मुझसे सेकंड सेमेस्टर का पूछेंगे तो मुझे उसके बारे में नॉलेज होगी, तो मैं आपको उसके बारे में अच्छा एडवाइस दे सकता हूँ। अगर आप एक ऐसे बंदे से पूछेंगे जिसने BSN या वटेवर जो नहीं पढ़ा, तो आपको वो एडवाइस नहीं दे सकेगा। तो एडवाइस में हमेशा एक्सपीरियंस और नॉलेज आएगी, ठीक है। अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह आ सकता है, जैसे कि बेस्ड ऑन योर लर्निंग स्टाइल आई एडवाइस यू टू टेक नोट्स वाइल रीडिंग। जैसे मैं आपको देखूं कि आप भाई किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि भाई जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको नोट्स लिखने चाहिए। तो ये आप, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे चीज़ों का पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अब यहाँ भी आपकी मर्ज़ी है कि आप मेरी बात माने या ना माने। अच्छा, नंबर 3, परसुएशन। परसुएशन में क्या है? इन अटेम्प्ट टू कन्विंस समवन टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। आप किसी को अपनी बात मनवाना चाह रहे हो, मुतमईन करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे अक्सर मैं आपको कहूँ कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो टीम्स है बहुत अच्छी टीम्स है क्रिकेट की, ठीक है। आप कह रहे हैं कि नहीं इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, और दूसरा बंदा कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम। आप उसको अपनी बात मनवाओगे, मुतमईन करोगे, नहीं इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, तो आप उसको परसुएट कर रहे हो, अपनी बात मनवा रहे हो, मुतमईन कर रहे हो, ठीक है। तो परसुएशन में थोड़ी बहुत वो क्या कह सकते हैं, प्रेशर आ जाता है, जोर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वही दोबारा सजेस्टिंग में क्या लिखा है? सजेशन, लाइट रिकमेंडेशन, ठीक है। और यानी कि हल्की सी कोई बात, लाइट का मतलब आपको पता है ना, एक होता है लाइट, एक होता है क्या कहते हैं उसको, भारी को, अभी मेरे जहन से निकल मत, हाँ हैवी, ठीक है। एक लाइट और हैवी, यानी कोई चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, आप एक बात कह दो, माने ना माने छोड़ दो, बात ख़त्म, ठीक है। तो सजेशन एक लाइट रिकमेंडेशन है, ठीक है। इसके अलावा एडवाइस मैंने आपको बताया किस बेस पे दोगे? नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे दोगे, ठीक है। परसुएशन में आप क्या करोगे? अपनी बात मनवाओगे, यानी मुतमईन करोगे दूसरे बंदे को, कन्विंस करोगे, ठीक है। इंसिस्टिंग में क्या करोगे? यानी कि ज़बरदस्ती करवाओगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें वही प्रेसिंग समवन टू डू समथिंग, यानी आप उसको मतलब रोब दाब डाल के जो है वो कर रहे हो, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन, ये तो खैर वो नहीं है, कुछ लोगों के बातें बताई हुई है, इसको छोड़ दो। जो चीज़ें हमने समझनी थी वो यहाँ तक, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन जो है यहाँ तक हमारा